आज के वीडियो में हम कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का यूनिट 4 करेंगे, जो कि इस सब्जेक्ट का लास्ट यूनिट है। और इसके बाद आपका जो कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है बीएड में फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट, इसके ऑल यूनिट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। दैट्स मीन एक तरीके से कह लीजिए कि आपका इस सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप इस सब्जेक्ट एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल ही प्रिपेयर हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यूनिट 4 जो है उसका नाम पहले मैं आपको बता दूं ताकि आपको इंट्रो मिल जाए अबाउट द यूनिट, कि पूरे यूनिट में आपको पढ़ना क्या है या क्या समझना है, किन चीज़ों से रिलेटेड ये यूनिट है। तो जो यूनिट 4 है उसका नाम है इमर्जिंग कंसर्न्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन। तो यहाँ पर अब थोड़ा इंडियन सोसाइटी वाला जो लिंकअप है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा विद एजुकेशन। तो इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगी, एजुकेशन किस तरीके से सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, कल्चर से जुड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें आप इस यूनिट के अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बिल्कुल सिलेबस वाइज आपको पढ़ा रही हूँ। एक टॉपिक जो है जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसी अकॉर्डिंग, और साथ ही पॉइंट्स भी प्रोवाइड करा रही हूँ ताकि एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे आप उनको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करके अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो। मेरा मोटिव सिर्फ आपको समझाना नहीं बल्कि एक्सप्लेनेशन और पॉइंट्स भी देना है ताकि आप उन पॉइंट्स को एग्ज़ाम में याद कर सको और लिख सको। तो यहाँ पर जो यूनिट पहला टॉपिक जो है वो है कल्चर एंड एजुकेशन, यानी कि शिक्षा और संस्कृति। तो क्या होते हैं ये दोनों शब्द, इनके बारे में जान लेते हैं, फिर इनका आपस में क्या रिलेशन है उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, शिक्षा और संस्कृति की अगर हम बात करें तो संस्कृति का संबंध किससे होता है, संपूर्ण शैली से होता है और शिक्षा द्वारा इसे संचालित किया जाता है। तो पहला रिलेशन ही यहाँ पर समझ आ जाएगा कि संस्कृति क्या है, हमारी पूरा सिस्टम है, एक तरीके से पूरी शैली है, और इसको चलाया किससे जा रहा है, एजुकेशन के माध्यम से। तो एजुकेशन क्या हो रहा है, एक तरीके से इसका मीडियन हो गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट रहता है कि संस्कृति और शिक्षा दोनों ही मानव व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। बिल्कुल, कि जो अगर कि इंडिविजुअल का डेवलपमेंट करना है या इंसानों का या जो ह्यूमन सिस्टम है, ह्यूमन डेवलपमेंट करना है किसी भी देश के अंदर, तो कल्चर और एजुकेशन दोनों से ही विकास किया जा सकता है। फिर है कि शिक्षा ही सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाती है, कि जो भी कल्चरल वैल्यूज़ हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए या स्थानांतरित करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए जो शिक्षा है वो रोल प्ले करती है। संस्कृति और शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं, दोनों की ही ज़रूरत होती है यदि हमें इंसान का ऑल ओवर डेवलपमेंट करना है। संस्कृति और शिक्षा दोनों ही द्वारा व्यक्ति का समायोजन गुण जो है वो सीखता है। मतलब संस्कृति से भी जो इंसान है वो समाज में सामाजिक बनता है और शिक्षा द्वारा भी सामाजिक बनता है। तो दोनों का समायोजन में बहुत ज़्यादा सहायता होती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको संस्कृति की डेफिनेशन बता देती हूँ, क्योंकि शिक्षा की काफ़ी डेफिनेशंस आपने पहले भी लर्न करी होगी। तो यहाँ पर कल्चर की भी डेफिनेशन आपको जो याद होनी चाहिए वो ओटावे की है, काफ़ी आसान है, इजीली याद हो जाएगी। कि किसी भी समाज की संस्कृति में अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। कितना आसान है कि किसी भी समाज की संस्कृति क्या होती है, उस समाज की जीवन पद्धति होती है। तो बस ये लाइन आप याद कर लीजिए तो डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो कहता है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। अभी हमने संस्कृति शिक्षा पढ़ा था, अब हम लोकतंत्र और शिक्षा पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र क्या होता है ये मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी जो ब्रिटिश लैंग्वेज है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो आदर्श अर्थों में अगर हम देखें तो लोकतांत्रिक जीवन पद्धति की विशेषताओं में व्यक्ति की गरिमा, यहाँ आप जानते हैं कि लोकतंत्र में क्या होता है, लोग, जनता वो केंद्र में होते हैं, सेंटर में होते हैं। तो उनकी गरिमा निश्चित ढांचा लादने की बजाय मनुष्य में पाए जाने वाली विलक्षणता को प्रोत्साहन, सहयोग भावना, स्वतंत्रता, आदान प्रदान, परिणामी विचारों का विकास और बौद्धिक अंतरों के प्रति उदारता और सहनशीलता की विशेषता है। तो ये जो मोटे मोटे शब्द हैं, अगर इन शब्दों को ही आप पॉइंट बनाकर लिख देंगे तो लोकतंत्र जो है वो आपका डिफाइन हो जाएगा। अब बात करेंगे लोकतंत्र और शिक्षा में संबंध की। तो शिक्षा लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। कोई भी ऐसा देश जहां लोकतंत्र है वो शिक्षा के बिना मजबूत हो ही नहीं सकता, इस बात को आपको ध्यान रखना है।
और क्या करती है शिक्षा? नागरिकों को जागरूक बनाती है। तो लोकतंत्र के अंदर क्योंकि लोगों का ही शासन है तो उनका जागरूक होना भी बहुत ज़रूरी है। अधिकारों से अवगत कराता है। लोकतंत्र लोगों को अधिकार कई तरीके के प्रदान करता है और इससे जागरूक होने के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। एक दूसरे पर निर्भर होते हैं कौन? शिक्षा और लोकतंत्र। और स्वतंत्रता का सदुपयोग करना भी कौन सी आती है? शिक्षा ही सिखाती है। तो ये लोकतंत्र और शिक्षा के पॉइंट्स थे। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इनइक्वालिटीज़ इन एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न एजुकेशन। तो अभी यहाँ पर हम क्या देखेंगे? थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखेंगे या यूँ कह लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। किसके? हम प्राचीन, मध्य और आधुनिक शिक्षा के। ठीक है, तो सबसे पहले प्राचीन शिक्षा की अगर हम बात करें तो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, ये बात आपको पता ही होगी। फिर यहाँ पर शिक्षा जो थी वो निःशुल्क हुआ करती थी, उसके लिए कोई पर्टिकुलर फीस नहीं देना होता था। वो गुरु दक्षिणा वगैरह वो एक अलग से रस्म की तरह दिया जाता था। फिर उपनयन संस्कार होता था, इसमें श्रवण, मनन और सत्याचरण, सुनकर, मनन कर और सत्य का आचरण करके इस तरीके से शिक्षा जो है प्रदान की जाती थी। ब्राह्मणों पर शिक्षा के बल, मतलब ब्राह्मण जो हमारा समुदाय था उसी ने शिक्षा का सारा जिम्मा जो है वो ले रखा था। अब बात करेंगे मध्यकाल की, मिडाइवल पीरियड की। तो उस समय क्या था कि शिक्षा को संरक्षण दिया गया, शिक्षा के लौकिक पक्ष पर बल दिया गया, ना केवल अलौकिक पे। मतलब शिक्षा को ये जो जीवन है, वास्तविक जीवन है, उससे जोड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं की गई। और यही मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा भी यानी इस्लाम का भी बहुत ज़्यादा प्रभुत्व जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कई मुस्लिम आक्रमणकारी उस समय देश पर आक्रमण कर रहे थे। स्त्री शिक्षा में आपको कमी देखने को मिलेगी और सैन्य शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा था, क्योंकि क्या है कि युद्ध वगैरह की स्थिति ज़्यादा हो रही थी, तो शिक्षा में सैन्य शिक्षा को इंक्लूड किया गया था। बात करें आधुनिक शिक्षा की तो ये तो आप जानते ही होंगे। इसमें क्या क्या पॉइंट्स आ जाएंगे आपके? तकनीकी और वेबसाइट, वैज्ञानिक शिक्षा पर बल, स्त्री शिक्षा, 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा, कौशल विकास पर बल, समानता, समवर्ती सूची का विषय है ये, और प्रगति के लिए शिक्षा। तो ये सारे पॉइंट आपके आधुनिक शिक्षा में आ जाएंगे। चलिए, तो आधुनिक शिक्षा के बारे में आप पॉइंट्स लिख लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। तो नए आर्थिक सुधार क्या क्या किए गए और शिक्षा पर उसका क्या प्रभाव हुआ था। तो बेसिकली बात हो रही है 1991 की, जब नए आर्थिक सुधार जो है वो किए गए थे। तो यहाँ पे 3 चीज़ें इंक्लूड की गई थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इन तीनों के बदलाव करने से शिक्षा पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो हमें बताना है। तो शैक्षणिक संस्थानों को सब्सिडी दी गई सरकार की तरफ से, उच्च शिक्षा और अनुसंधान पर बल दिया गया, कौशल विकास वाली शिक्षा पर बल दिया गया, तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा पर बल दिया गया और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। तो जैसी नई आर्थिक नीति अपनाई हमने, वैश्वीकरण अपनाया, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, तो साथ ही साथ कौशल वाली शिक्षा और स्त्री शिक्षा, ताकि इनको भी हम इंक्लूड कर सकें, देश के विकास में यूज़ कर सकें, इन सबको हमने आगे बढ़ाया। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है एजुकेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट। तो तकनीकी शक्तिकरण के लिए शिक्षा किस तरीके से जुड़ी हुई है या क्यों ज़रूरी है। मतलब अगर हमें टेक्निकली आगे बढ़ना है, अपने देश में टेक्निकल चीज़ें, टेक्निक द्वारा आगे बढ़ना है, तो इसके लिए शिक्षा कैसे रोल प्ले करे। भाई शिक्षा के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं होता कि हम आज फ़ोन यूज़ करते या हम अंतरिक्ष तक पहुँच गए। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन से ही तो रिलेटेड है ना। तो आज के युग में मानव जीवन का प्रत्येक पक्ष जो है वो वैज्ञानिक खोज और आविष्कारों से प्रभावित है और शिक्षा का भी क्षेत्र यही है। तो शैक्षिक तकनीकी ने शिक्षा के क्षेत्र में पुरानी अवधारणाओं में आधुनिक संदर्भ के साथ क्रांतिकारी परिवर्तन जो है वो कर दिए हैं और नया स्वरूप प्रदान किया है। अब बात करेंगे संबंध की। तो शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास करती है, विज्ञान और तकनीकी का विकास करती है। शैक्षिक संसाधन जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, दूरदर्शन आदि, इन द्वारा शिक्षा को हम फैला सकते हैं। फिर प्रयोगात्मक और विकासशील विषय बनाती है। शिक्षा और तकनीक का हम कह सकते हैं कि परस्पर एक दूसरे पर संबंध है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस 100% हैं कि रोल ऑफ द टीचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में क्वेश्चन आना ही है।
कि सार्वभौमिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षक की क्या भूमिका है, टीचर किस तरीके से यूनिवर्सल एजुकेशन को प्रमोट करता है। तो सबसे पहले उसका जो है अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, बेसिकली यही आपको बताना है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, विभिन्न विधियों का समझ होनी चाहिए, उनका व्यवहार लचीला होना चाहिए, बुद्धि कुशाग्र होनी चाहिए, विनम्रता और मैत्रीपूर्ण उनका व्यवहार होना चाहिए, हंसमुख होने चाहिए, सरकारी नीतियों से परिचित यानी जागरूक होने चाहिए कि एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या नीतियाँ जो है वो गवर्नमेंट बना रही हैं। फिर आ रहा है आपका रिजर्वेशन एज एन इगैलिटेरियन पॉलिसी, यानी समतावादी नीति के रूप में आप आरक्षण को कैसे बता सकते हो। देखिए ये ना डिबेट का विषय है, कुछ लोग कहते हैं आरक्षण होना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आपको बताना आप किस बेस पर कह सकते हो कि जो आरक्षण है वो रिजर्वेशन है वो समता लाती है। समता मतलब इन द सेंस जो पीछे हैं बच्चे या जो लोग पीछे हैं उन्हें बराबर पायदान पर लेकर आती हैं। तो क्या करती है भाई आरक्षण से, शैक्षिक स्तर पर सभी को समान अवसर देती है, सामाजिक पिछड़े वर्ग को समान धरातल पर लेने आने की कोशिश करती हैं, अवांछित अवसरों की उपलब्धि लाती हैं, कठिनाइयों को कम करती हैं, ऐतिहासिक अन्याय को कम करती है जो पुराने टाइम में होता आया है, और पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए जो आरक्षण है वो काम करता है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को कि जो लोग आगे बढ़ चुके हैं और कुछ लोग पीछे रह गए हैं तो हम उन्हें स्पेशली आरक्षण वगैरह देकर आगे ला रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं समता। इसके लिए आरक्षण जो है वो ज़रूरी है। तो यहाँ ध्यान रखना आपको, आरक्षण के पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपको लिखने होंगे। तो ये यूनिट 4 था आपका ऑल ओवर, और यहीं पर आपका कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया एजुकेशन BEd फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है जो वो पूरा कंप्लीट हो जाता है।